Friends, come to the phenomena known as capillarity और कैपिलरी राइज और फॉल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं और आपने पढ़ा भी होगा कि जब हम किसी बहुत ही स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो या तो लिक्विड उस ट्यूब के ऊपर उसके अंदर चढ़ जाता है या नीचे उसके अंदर डिप्रेस हो जाता है। जब लिक्विड उस ट्यूब के ऊपर चढ़ जाता है तो उसको कैपिलरी राइज का फिनोमेना कहते हैं और जब डिप्रेस हो जाता है उसको कैपिलरी फॉल का फिनोमेना कहते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर इसको मैं बहुत डिटेल में आपको डील करने वाला हूँ, तुम्हें मज़ा आ जाएगा इसमें, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है कि वाई द कैपिलरी राइज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, तो हम यहाँ पर उसको बहुत ही डिटेल वे में बताने वाले हैं। सो लेट्स सी, कैपिलरी राइज का जो फिनोमेना आपको ये दिख रहा है, इससे पहले आपको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब कोई फ्लूइड किसी सरफेस के ऊपर गिरता है तो वो किस तरह से इंटरेक्शन करता है। सो देखिए, अगर मान लीजिए कोई लिक्विड की कोई बूंद है, अगर वो सरफेस या सॉलिड के ऊपर गिरती है तो उसके दो शेप बन सकते हैं, या तो वो चपटी हो जाएगी इस तरह से या फिर वो बूंद इस तरह से स्फेरिकल शेप ले लेगी, लाइक दिस। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर जनरली होता क्या है कि इसके अंदर दो फोर्स लगते हैं। एक फोर्स लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक फोर्स लगता है अंदर की साइड जो कि सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, और जो सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है नेम एज कोहेंशन फोर्स। तो कोहेंशन फोर्स क्या करता है, इस सरफेस को अंदर की तरफ पुल करने की कोशिश करता है, दैट इज कोहेंशन फोर्स, दैट इज फोर्स बिटवीन द सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। और एडेंशन फोर्स क्या करता है, इस लिक्विड की जो बूंद है इसको स्प्रेड आउट करने की कोशिश करता है, दैट इज एडेंशन फोर्स, एडेंशन फोर्स। आर यू क्लियर दैट? अब यहाँ पर एक टेंजेंट अगर हम खींचें तो इस टेंजेंट से बनने वाला ये जो एंगल है थीटा, इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स है, कौन सा होगा माय डियर फ्रेंड? कोहेंशन फोर्स, कोहेंशन फोर्स स्टूडेंट। और जो बाहर की तरफ इसको स्प्रेड आउट करने की कोशिश करेगा वो एडेंशन फोर्स होगा। अब माय डियर फ्रेंड आपको बहुत ही इजीली दिख जाएगा कि सर जब इस एडेंशन फोर्स ज़्यादा होगा तो इसको खींच के वो स्प्रेड ज़्यादा कर लेगा, जबकि अगर कोहेंशन फोर्स कम होगा तो उसको अंदर खींचेगा। तो इस कंडीशन में आपको साफ दिख रहा होगा कि इस कंडीशन में कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, इस कंडीशन में कोहेंशन फोर्स, कोहेंशन फोर्स विल बी मोर देन एडेंशन फोर्स, एडेंशन फोर्स। अब इसका टेंजेंट खींचे यहाँ से और सॉलिड सरफेस से बनने वाला एंगल थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एंड बट इन दिस केस द थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहाँ पर साफ साफ है कि कोहेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन एडेंशन फोर्स, और यहाँ पर साफ साफ है कि एडेंशन फोर्स is greater than cohesion force, is greater than cohesion force। very important बात, कोहेंशन फोर्स, एडेंशन फोर्स कोहेंशन फोर्स से यहाँ पर ज़्यादा है। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर एडेंशन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर कोहेंशन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री। ऐसे लिक्विड सरफेस इंटरफेरेंस को हम लोग बोलते हैं, ऐसे लिक्विड को बोलते हैं हम नॉन वेटिंग लिक्विड, मतलब सरफेस को ये गीला नहीं कर पाते, इनको बोलते हैं हम नॉन वेटिंग लिक्विड, जिनके अंदर कोहेंशन फोर्स ज़्यादा होता है, नॉन वेटिंग लिक्विड। और ये होंगे वेटिंग लिक्विड। अब वेटिंग होना या नॉन वेटिंग होना केवल लिक्विड पे डिपेंड करेगा क्या? सो यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा और इसको हम लोग बोलेंगे वेटिंग लिक्विड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? अब कहानी यहाँ से और आगे आते, तो मैंने क्या कहा आपको कि पानी, यहाँ पर अगर हमने पानी का लिया तो जनरली हम पानी को क्या मानते हैं? वेटिंग लिक्विड मानते हैं। लेकिन क्या पानी हर सरफेस को गीला कर सकता है? अगर मान लीजिए कोई सरफेस है जिसके ऊपर मोम की परत है, तो क्या पानी की बूंद अगर मोम की परत पर गिराओगे तो क्या इस तरह का शेप लेगी या इस तरह का लेगी? ऑब्वियस सी बात है, इस तरह का लेगी। या फिर किसी सरफेस पर अगर ऑयल की लेयर बिछ गई है तो पानी की बूंद भी किस तरह का शेप लेगी? इस तरह का शेप लेगी। इसका मतलब
कोई लिक्विड वेटिंग होगा या नॉन वेटिंग होगा, वो लिक्विड और सरफेस के इंटरफेरेंस पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट ओनली डिपेंड ऑन लिक्विड्स। ओके, तो इस बात से कंफ्यूजन हटा दीजिएगा कि अगर वाटर है तो हमेशा कैपिलराइज होगा। अभी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगर कैपिलरी राइज का फिनोमेना हो रहा है तो ये कैपिलरी राइज का फिनोमेना तब होता है जब इस सरफेस पे टेंजेंट खींचें और सॉलिड से बनने वाला जो एंगल है, आप देख सकते हैं टेंजेंट खींचे, सॉलिड से बनने वाला एंगल जो थीटा है ये क्या आ रहा है यहाँ पर, लेस देन 90 डिग्री, और यही क्या है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। जब लेस देन 90 डिग्री हो रहा है तो यू कैन सी दैट कि ये जो एडेंशन फोर्स होंगे यहाँ पर, एडेंशन फोर्स जो इसको खींचने वाले फोर्स हैं वो अंदर की तरफ लगने वाले कोहेंशन फोर्स से ज़्यादा होंगे, तभी ये क्या हो रहा है यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब वाटर इस गिलास को वेट करेगा, वाटर इस गिलास को गीला करेगा, तब वाटर इस गिलास के अंदर, इस गिलास की ट्यूब के अंदर चढ़ना स्टार्ट होगा। इसका मतलब इस गिलास और वाटर के इंटरफेरेंस पर एडेंशन फोर्स विल डोमिनेट ओवर कोहेंशन फोर्स एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री, एंड दैट्स व्हाई ये जो सरफेस आप देख रहे हो, ये सरफेस जो है कॉनकेव बनेगी जब एडेंशन फोर्स ज्यादा होंगे कोहेंशन फोर्स से, क्योंकि जब ये सरफेस कॉनकेव बनेगी तभी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोहेंशन फोर्स इज मोर, मतलब अंदर लगने वाले फोर्स ज्यादा हैं, कोहेंशन फोर्स एज कंपेयर टू एडेंशन फोर्स, एडेंशन बाहर लगेगा, एडेंशन फोर्स, तो यू कैन सी दैट जो टेंजेंट हम खींचे इसका जो एंगल होगा थीटा, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, you can see that this angle of contact is greater than 90 degree। इसका मतलब इस केस में कोहेंशन फोर्स विल डोमिनेट ओवर एडेंशन फोर्स, कोहेंशन फोर्स विल डोमिनेट ओवर एडेंशन फोर्स। तो बात साफ है कि अगर कोई लिक्विड सरफेस का इंटरफेस ऐसा होता है कि लिक्विड उस सरफेस को वेट करेगा तो कैपिलरी राइज होगा। अगर लिक्विड सरफेस का इंटरफेस ऐसा होता है कि लिक्विड उस सरफेस को वेट नहीं करेगा तो कैपिलरी फॉल होगा। इसका मतलब पहली कंडीशन में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा वो लेस देन 90 डिग्री आएगा, जबकि दूसरी कंडीशन में एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब अगर कैपिलरी राइज होता है तो जो फ्री सरफेस है वो कैसा शेप ले लेगी, वो कॉनकेव शेप ले लेगी, अंदर की तरफ शेप ले लेगी, और अगर कैपिलरी फॉल होता है तो फ्री सरफेस कैसा शेप ले लेगी, कॉन्वेक्स शेप ले लेगी। आई अंडरस्टैंड। तो जब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब कैपिलरी फॉल हो रहा है। ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो कैपिलरी फॉल, लेस देन 90 डिग्री कैपिलरी राइज। तो अगर मैं बोलूं क्या वाटर हमेशा कैपिलरी राइज होगा, नो। अगर गिलास की ट्यूब पे ऑयल की सरफेस चढ़ा दी जाए तो क्या होने वाला है, अब कैपिलरी फॉल, ना कि कैपिलरी राइज। तो इसका मतलब कैपिलरी राइज कोई लिक्विड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि लिक्विड तो हमेशा कैपिलरी राइज शो करेगा ही करेगा। ये डिपेंड करता है लिक्विड और सरफेस इंटरफेरेंस पर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक और कंफ्यूजन यहां से जनरेट होता है कि सर हमने बुकों में एक चीज बस समझा दो हमको कि सर हमने बुकों में ये पढ़ लिया सर कैपिलरी फिनोमेना बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सर यहां तो सरफेस टेंशन की कहीं आपने बात नहीं करी, आप तो केवल कोहेंशन एडेंशन की बात कर रहे हो सर। वेयर इज सरफेस टेंशन सर? सो माय डियर फ्रेंड, सी दिस वेरी ब्यूटी, वेयर इज सरफेस टेंशन। देखिए यहां पर फ्रेंड, नाउ कम टू दिस, मजा आ जाएगा आपको। अरे जब भी आप किसी बूंद को किसी सरफेस पर डालोगे, सपोज लिक्विड को किसी सरफेस पर डालोगे, तो यहाँ पर 3 तरह के मॉलिक्यूल हैं, नहीं दिख रहे? देखो, अरे एक सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड उस सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, और यहाँ पर उस लिक्विड के, वेपर के और गैस के मॉलिक्यूल होंगे। यस और नो? यस और नो? यस। यहाँ 3 तरह के मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हैं। यहाँ पर जब लिक्विड सॉलिड का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा तो एक सरफेस फोर्स आता है, उस सरफेस फोर्स का नाम सरफेस टेंशन होता है, उन सरफेस फोर्स का नाम है। तो लिक्विड सॉलिड के इंटरफेरेंस की वजह से जो फोर्स आता है या कोफिशिएंट आता है पर यूनिट लेंथ, दैट इज सिग्मा LS होगा, जो कि सरफेस को अंदर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। इट्स लाइक अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? अगर कोई चीज उस पर ऊपर मूव करने की कोशिश करती है तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ खींचता है। सेम थिंग, जब लिक्विड इस सॉलिड पर स्प्रेड आउट करने की कोशिश करेगा तो सॉलिड के मॉलिक्यूल उसको अपने अंदर खींचेंगे।
सिमिलरली यहाँ पर वेपर लिक्विड का, वेपर सॉलिड का इंटरफेरेंस होगा। जब वेपर तो यहाँ पर वेपर और सॉलिड के इंटरफेरेंस पर भी एक सरफेस कोफिशिएंट आएगा, दैट इज एल सॉलिड, वेपर और सॉलिड से हमने एल एस मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच में, वी एस मतलब वेपर और सॉलिड के बीच में। और जब ये सरफेस स्ट्रेच होगी, बढ़ेगी, तो यहाँ पर एक और फोर्स आता है, दैट इज सी सिग्मा कोफिशिएंट लिक्विड और वेपर के बीच में। अरे इसी कोफिशिएंट का नाम है मेरे मुन्ना सरफेस टेंशन। इसी कोफिशिएंट का नाम है सरफेस टेंशन। और यहां से ये बनने वाला थीटा, जब हम अभी बात कर रहे थे एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब मेरे मुन्ना एक बात देखो यहां पर कि सिग्मा एलवीएस, सिग्मा एलवीएस, सिग्मा एलवीएस, अगर इसका ये कंपोनेंट लिया जाए तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी, सिग्मा वीएस इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एलएस प्लस सिग्मा एलवी कॉस थीटा। इसका मतलब जब इसका एक कंपोनेंट यहां पर लोगे तो अगर बैलेंस कंडीशन है तो सारे फोर्स बराबर होने चाहिए, तो इस इंटरेक्शन का जो फोर्स होगा वो इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेगा। यहां तक क्लियर है? यस क्लियर है सर। बट माय डियर फ्रेंड, इस फोर्स का एक और तो कंपोनेंट आएगा, अरे जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा उस बताओ उसको कौन बैलेंस करेगा, उसको कौन बैलेंस करेगा? तो उसको बैलेंस करता है इसका ग्रेविटी फोर्स जो कि नीचे की तरफ लगता है। तो माय डियर फ्रेंड एक बात मुझे तो बता दो कि अगर ग्रेविटी फोर्स सिग्मा कॉस साइन थीटा से कम हुआ तो ये क्या ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा? अंडरस्टैंड और नॉट? तो सरफेस पर जो आने वाला ये सिग्मा लिक्विड वेपर है, जो इंटरफेरेंस फोर्स है, उसे ही सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई सरफेस, ये बहुत लाइन फोर्स है, तो देखिए हमारे पास कोई सरफेस है और जो सरफेस है ये जो सॉलिड है इसके कांटेक्ट जो है मान लो वेटिंग है। वेटिंग का मतलब इस सरफेस के यहाँ पर क्या होगा, इस तरह का कंडीशन होगी। इस सरफेस से यहाँ कांटेक्ट में क्या होगा, इस तरह की कंडीशन होगी। तो आप देखिए यहाँ पर अगर एक लाइन खींचूं मैं, लाइन खींचूं, अगर एक पॉइंट लूं तो इस पॉइंट के इधर की तरफ यहाँ देखिए, यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, सिग्मा एलवी। अभी बोला ना इसके टेंजेंट कौन सा फोर्स लगेगा, सिग्मा एलवी। इसके टेंजेंट फोर्स से लगेगा सिग्मा एलवी। और इसने ये शेप क्यों लिया, क्योंकि इसका ये कंपोनेंट आ रहा है जो इसको ऊपर की तरफ राइज करने की कोशिश कर रहा है। इसका एक कंपोनेंट आ रहा है जो इसको ऊपर की तरफ राइज करने की कोशिश ले रहा है, इसलिए ये शेप यहां पर आ रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, वाई वी हैव अ सरफेस टेंशन, वाई द कैपिलरी राइज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन माय डियर फ्रेंड। अरे जब हम किसी स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को लिक्विड में डुबाते हैं तो सॉलिड और लिक्विड इंटरफेरेंस की वजह से सरफेस बन जाती है कॉनकेव, इस तरह की सरफेस बन जाएगी। और इसके टेंजेंट कौन सा फोर्स लग रहा है, सिग्मा। और उस सिग्मा का जो एक कंपोनेंट होता है इस डायरेक्शन में, वो इस लिक्विड के कॉलम को पुल करने लगता है। इस सिग्मा का ये जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में इस लिक्विड के कॉलम को पुल करने लगता है। और वो तब तक पुल करता है जब तक कि इसका ग्रेविटी फोर्स इस पुलिंग फोर्स के बराबर ना हो जाए। और इस फिनोमेना को ही हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। इस फिनोमेना को ही हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। तो क्या हो रहा है, जब ये कंपोनेंट इस सरफेस को पुल करने लगेगा, क्योंकि जब तक ये कॉनकेव सरफेस, जब सुनो, अगर डायमीटर ज्यादा होगी, सुनो डायमीटर ज्यादा, मजा आएगा, डायमीटर ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, अरे mg ज्यादा होगा ना, तो फोर्स तो लग रहा होगा पुलिंग का, लेकिन इतने सारे कॉलम को वो खींच नहीं सकता ऊपर। तो डाउनवर्ड फोर्स इज मोर देन अपवर्ड फोर्स एंड दैट्स व्हाई द कॉलम इज नॉट पुलिंग। बट अगर यहां पर डाउनवर्ड फोर्स इतना नहीं हुआ तो फिर अपवर्ड फोर्स डोमिनेट करेगा एंड देयर विल बी एक्शन इज नोन एज कैपिलरी राइज माय डियर फ्रेंड। देयर विल बी एक्शन इज नोन एज कैपिलरी राइज माय डियर फ्रेंड। तो अगर मुझे एक्सप्रेशन निकालनी है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज,
बहुत सिंपल है, जो अपवर्ड लगने वाला सरफेस टेंशन का कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड लगने वाले इसके मास कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, इसके वेट के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि व्हाई दिस लिक्विड कॉलम इज राइजिंग, सर इट इज राइजिंग बिकॉज ऑफ कैपिलरी, यस बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन सर, बिकॉज एडेंशन कोहेंशन के जो रिजल्टेंट बनते हैं, अरे सरफेस इंटरेक्शन से जो रिजल्टेंट फोर्स बनता है जो कि इस कॉलम को राइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सरफेस टेंशन का फोर्स है। अरे जो सरफेस, वापस बोल रहा हूं, सरफेस लिक्विड के इंटरफेरेंस से जो रिजल्टेंट कंपोनेंट फोर्स बनता है जो इस कॉलम को राइज करने के लिए जरूरी है उसे सरफेस टेंशन का फोर्स बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे कैपिलरिटी फिनोमेना बिकॉज ऑफ, अरे इट्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन आ गया तो खत्म कहानी, सरफेस टेंशन ही आंसर है। और अगर सरफेस टेंशन नहीं है तब आपको आंसर कोहेंशन एडेंशन देना है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो अगर इसकी एक्सप्रेशन को बैलेंस किया जाए तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, सिग्मा कॉस थीटा। अरे सिग्मा एक लाइन फोर्स है तो कहां कहां लगेगा, अरे जहां जहां सॉलिड लिक्विड का इंटरफेरेंस है। अरे सिग्मा कॉस थीटा कहां आएगा, जहां जहां सॉलिड लिक्विड का इंटरफेरेंस है। तो सॉलिड लिक्विड का इंटरफेरेंस का है, अरे जहां इस पूरे सर्कल पर, ट्यूब के सर्कल पे ही सॉलिड लिक्विड का इंटरफेरेंस होगा। तो सपोज इसकी डायमीटर d है तो इसको पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना फोर्स इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा होगा। और डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू mg। तो सिग्मा कॉस थीटा पाई d, मास को डेंसिटी वॉल्यूम लिख सकते हैं g, सिग्मा कॉस थीटा पाई डी डेंसिटी, वॉल्यूम कितना होगा, अरे इस कॉलम के अंदर वॉल्यूम कितना होगा लिक्विड का, अरे इस कॉलम का एरिया सर, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, दैट इज पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। पाई से पाई कट गया, डी से डी कट गया, ओके। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा rho g into d, that is the formula of capillary rise height, that is the formula of capillary rise height. You can see that 4 sigma cos theta rho g d, that is formula for capillary rise and fall both, because अरे थीटा जब लेस देन 90 डिग्री होगा तो इस साइन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब कैपिलरी राइज हो रहा है। और जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो ये साइन नेगेटिव आएगा, इसका मतलब कैपिलरी फॉल हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द राइट एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज एंड फॉल बोथ। Now we are going to deal the next point। यहां तक बात समझ में आ गई। तो दिस इज द कैपिलरी राइज हाइट फॉर्मूला, बहुत बार आएगा, अरे कई बार एसएससी में आया है कैपिलरी राइज बिकॉज ऑफ, चिल्ला के बोलना चाहिए, सरफेस टेंशन सर, सरफेस टेंशन। तो यहां पर कुछ फॉर्मूले, कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिसमें बच्चे 100% गलती करते हैं बताने के बावजूद भी। 7 साल का एक्सपीरियंस है बेटा, बच्चे इतनी बार इस बात को बताता हूं लेकिन फिर भी वही गलती करते हैं। क्वेश्चन देखो यहां पर, कैपिलरी राइज, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिलरी राइज, अरे कैपिलरी राइज बिकॉज ऑफ, जब तक क्वेश्चन में आपको सरफेस टेंशन ना दे और ऑप्शन दे रखे हैं एडहेंशन, फिर ऑप्शन में दे रखा है कोहेंशन, फिर ऑप्शन में दे रखा है बोथ एडहेंशन एंड कोहेंशन, एडहेंशन एंड कोहेंशन, और फिर ऑप्शन में दे रखा है नन ऑफ अबव। तो आंसर क्या आएगा, चिल्ला के बोलो अबव। आंसर क्या आएगा, एडहेंशन, क्योंकि कैपिलरी राइज बोला सर इसलिए नाम आएगा एडहेंशन, क्योंकि जब एडहेंशन डोमिनेट करता है तो कैपिलरी राइज होता है। लेकिन ऑप्शन में अगर एडहेंशन भी होता और ई ऑप्शन में कैपिलरी भी, सरफेस टेंशन भी होता, सरफेस टेंशन, तो फिर आंसर आता सरफेस टेंशन, नो एडहेंशन। क्योंकि एडहेंशन कोहेंशन के इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है कैपिलरी राइज फिनोमेना का, दैट इज फॉर कैपिलरी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो अगर बोले कैपिलरी राइज एडहेंशन, कैपिलरी फॉल कोहेंशन, कैपिलरिटी बोथ एडहेंशन एंड कोहेंशन,
जब तक कि आंसर में सरफेस टेंशन नहीं देता, और अगर सरफेस टेंशन दे दे तो फिर सरफेस टेंशन ही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में सरफेस आंसर में सरफेस टेंशन दे दे तो फिर कोई भी हो, एडेंशन लिखा हो, कौन से लिखा हो, आंसर सरफेस टेंशन होगा। माय डियर फ्रेंड, यू शुड रिमेंबर दिस, यू शुड रिमेंबर दिस के आंसर क्या होगा, सरफेस टेंशन ही फिर होने वाला है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द, अब हम लोग कुछ एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे, जैसे कि सरफेस टेंशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, सरफेस टेंशन बिटवीन टू कोएक्सियल ट्यूब। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली आप ये इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगी, कैपिलरी राइज बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। देखिए अगर दो पैरेलल प्लेट को इस तरह से पानी में डाल दिया जाए तो कैपिलरी राइज क्या होगा, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो अगर दो पैरेलल प्लेट को इस तरह से पानी में डाल दिया जाए, बिल्कुल पास पास है, जैसे कि दोनों हाथ है इस तरह से, ऐसे दोनों हाथ को देखो ऐसे, इसको ऐसे पानी में डाल दिया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर शो करूँ, दो बिल्कुल पैरेलल प्लेट है, उनको हमने पानी में डाल दिया, उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। सो देखिए यहाँ पर सपोज यहाँ पर होता है कैपिलरी राइज, और कैपिलरी राइज होने की वजह से जो लिक्विड है वो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसके बीच में ऐसे चढ़ जाएगा, अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो विड्थ जो है b है, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो t है, और ये जो हाइट आ रही है कैपिलरी राइज की दैट इज h। हमको इसका h का एक्सप्रेशन निकालना है। तो माय डियर फ्रेंड एक बात बताइए कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि कॉनकेव सरफेस बनेगा, और उस कॉनकेव सरफेस की वजह से सिग्मा लगेगा। तो पहले तो इस कॉलम को मैं अलग से शो कर देता हूँ। जब इस कॉलम को मैं बाहर निकालूंगा तो ये कॉलम कुछ इस तरह से दिखेगा, कॉलम कुछ इस तरह से दिखेगा, कॉलम कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जहां जहां सॉलिड लिक्विड का इंटरफेरेंस होगा, क्या सरफेस टेंशन का फोर्स वहीं नहीं आएगा? यस, क्योंकि बेसिकली एंगल तो वहीं बनेगा ना। सो देखिए जहां जहां पर सॉलिड लिक्विड का इंटरफेरेंस होगा तो कहां कहां सॉलिड लिक्विड का, एक तो ये वाली जगह होगा, अरे जब हमने हाथ को डाला तो यहां पर सॉलिड लिक्विड का इंटरफेरेंस होगा, यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा क्या, नहीं, इसके आगे तो पानी है, इसके पीछे भी पानी है, तो यहां पर सॉलिड लिक्विड का इंटरफेरेंस होगा नहीं होगा। केवल ये जो विड्थ है यहां पर सॉलिड लिक्विड का इंटरफेरेंस होगा, और इस पर जो कंपोनेंट आना है सरफेस टेंशन का वो कौन सा आना है, सिग्मा कॉस थीटा। ये सिग्मा कॉस थीटा इस कॉलम को ऊपर खींचेगा और उसका वेट क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉर इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू होगा डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, सिग्मा कॉस थीटा। विड्थ क्या होगी, एक तो यहाँ लग रहा है, एक विड्थ बी, और फिर एक यहाँ लग रहा है विड्थ बी, कितना हो गया 2b। अरे एक ये विड्थ और एक ये विड्थ, अरे एक ये विड्थ एक ये विड्थ, कितना हो गया 2b, b b b b 2b। डाउनवर्ड फोर्स mg, वेरी सिंपल। तो सिग्मा कॉस थीटा 2b। अब बात आती है m की, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा साहब g। तो सिग्मा कॉस थीटा 2b, वॉल्यूम कितना होगा इसका बताइए मुझे। अरे भैया एक रेक्टेंगल है तो इसकी विड्थ b, हाइट h, और थिकनेस क्या है हमारे पास t है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा BHT, और g b से b जाएगा, तो h इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो g इंटू t, दैट विल बी द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज when the capillary rise happen between two parallel plate। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ सकता है, आप इसको याद रखिएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा रो g इंटू टी। माय डियर फ्रेंड, 2 sigma cos theta rho g into t. Now we are going to find out capillary rise between two coaxial tube। दो कोएक्सियल ट्यूब के बीच में, अगर आप ये खुद निकालिए, अरे दो कोएक्सियल ट्यूब मतलब एक सॉलिड है एक होलो है। जैसे कि पेन के अंदर जो रिफिल है उसकी बात कर रहा हूँ, तो पेन का जो सरफेस है वो कैसा, सिलेंडर क्या है, होलो है, उसके अंदर रिफिल डाली ना आपने,
तो रिफिल और पेन के बीच की जो एनुलर है उसके बीच का स्पेस बहुत कम होगा, जिसकी वजह से उनके इस बीच के स्पेस में क्या हो सकता है, कैपिलरी राइज हो सकता है। तो लेट्स सी हियर, कैपिलरी राइज बिटवीन टू कोएक्सियल सिलेंडर, टू कोएक्सियल सिलेंडर में हम कैपिलरी राइज की बात कर रहे हैं। लेट्स सी है। सो देखिए यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है, मैंने क्या बोला आपको, दोनों ही सॉलिड है। मैंने क्या बोला आपको, दोनों सॉरी एक सॉलिड है और एक होलो है। तो भाई ये एक एनुलर है हमारे पास जिसके अंदर कैपिलरी सिलेंडर रखा हुआ है, एक एनुलर है उसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है, और इस सॉलिड सिलेंडर और एनुलर के स्पेस में बीच में बहुत कम स्पेस है, जिसकी वजह से इस स्पेस में क्या हो सकता है, कैपिलरी राइज हो सकता है। तो यहाँ क्या हो सकता है, कैपिलरी राइज हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, कैपिलरी राइज हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर कैपिलरी राइज सरफेस बनता है। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत सिंपल है, आपको पता होगा कौन सा यहाँ पर आएगा फोर्स, सिग्मा, इसका कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट, सिग्मा कॉस थीटा लगेगा जो इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा होगा। तो इस एनुलर को अगर मैं बाहर देखूं, निकाल के बाहर देखूं, तो देखो कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस। अब मुझे बस इतना बता दो कहाँ कहाँ सॉलिड लिक्विड का इंटरफेरेंस है, मैं तो कुछ नहीं जानता, सॉलिड लिक्विड का इंटरफेरेंस बताओ। अरे एक तो बाहर वाली सरफेस पर सॉलिड लिक्विड का इंटरफेरेंस होगा, एक अंदर वाली सरफेस पर सॉलिड लिक्विड का इंटरफेरेंस होगा। तो बाहर वाली सरफेस पर क्या आएगा, सरफेस टेंशन का फोर्स, और उसका कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा। अंदर वाली सरफेस पर भी सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा, कौन सा कंपोनेंट, सिग्मा कॉस थीटा। अगेन अंदर वाली रेडियस सपोज R1 है, बाहर वाली रेडियस सपोज R2 है। तो आप तो कुछ नहीं जानते, आप तो एक ही चीज जानते हो कि बिकॉज फोर्स इज बैलेंस, mg नीचे लगेगा। अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, डाउनवर्ड फोर्स के, डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा, पहली बात तो सिग्मा कॉस थीटा, कहाँ लगेगा, अरे एक तो अंदर वाली पेरिफेरी पे और एक बाहर वाली पेरिफेरी पे। तो अंदर वाली पेरिफेरी का लेंथ कितना होगा, पाई R1, बाहर वाली पेरिफेरी का लेंथ क्या होगा, पाई R2, दैट विल बी द सरफेस टेंशन फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कुछ नहीं, mg, मत आ गया, सिग्मा कॉस थीटा पाई R1 प्लस R2, दैट इज सिंपल, मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, दैट्स इट। अब देखिए सिग्मा कॉस थीटा पाई R1 प्लस R2, डेंसिटी, वॉल्यूम कितना होगा मुझे बताइए। वॉल्यूम, ये एक होलो है, यहाँ अंदर कुछ नहीं है भैया, अंदर कुछ नहीं, केवल लिक्विड कहाँ है, ये रहा। इसका एरिया, इसका वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे पहले तो इसका एरिया निकालो। एरिया क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर इंटू ये हाइट कितनी है, h है, तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, h इंटू जी, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। अब मुझे ये स्पेस कम है तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा। लेट लें, यहाँ पर आ जाओ, कहानी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ दिख रहा है साफ साफ, देखो यहाँ पाई से पाई जाएगा तो बचेगा क्या, सिग्मा कॉस थीटा, पाई से पाई चला गया, R1 प्लस R2, इधर क्या बचेगा, रो जी एच R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अरे बंद माय डियर फ्रेंड, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिग्मा कॉस थीटा R1 प्लस R2 रो जी एच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, A1 माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा R2 माइनस R1, R2 प्लस R1, तो R1 प्लस R2, R2 प्लस R1 कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से H आएगा आपका, ठीक है, यहाँ से H आएगा आपका सिग्मा कॉस थीटा पाई R1, तो यहाँ से H अगर हम लोग निकालें तो ये आएगा आपका सिग्मा, सॉरी यहाँ पर 2 भी आएगा ना, 2 पाई R1 होगा, सॉरी ये सरकमफेरेंस की बात करें तो 2 पाई R1 होगा ना, सो 2 ओके। तो यहाँ पर 2 इंट्रोड्यूस, तो 2 सिग्मा कॉस थीटा, सेम चीज़ यहाँ आएगा रो जी
R2 माइनस R1, दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो देखिए वहाँ पर T आया था, यहाँ पर R2 माइनस R1 आ रहा है। सो दिस विल बी द कैपिलरी राइज हाइट बिटवीन टू कोएक्सियल ट्यूब। तो हमने यहाँ पर 3 फॉर्मूले देखे माय डियर फ्रेंड। सो अगर आपसे कोई पूछे कैपिलरी राइज, कैपिलरिटी एक्शन बिकॉज ऑफ, अरे सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन अगर नहीं दे रखा और पूछा हुआ है कैपिलरिटी बिकॉज ऑफ, सो बोथ एडेंशन एंड कोहेंशन। कोई पूछे कैपिलरी राइज बिकॉज ऑफ, सो सर इट इज एडेंशन। अरे कैपिलरी फॉल बिकॉज ऑफ, इट इज कोहेंशन, बिकॉज कैपिलरी राइज में कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है, एडेंशन। कैपिलरी फॉल में कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है, कोहेंशन। तो माय डियर फ्रेंड इसको याद रखना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कई बच्चे डायरेक्टली कैपिलरी राइज ही बिकॉज ऑफ एडेंशन, अरे कैपिलरी राइज बिकॉज ऑफ एडेंशन कोहेंशन, ये आंसर आएगा केवल एडेंशन। अंडरस्टैंड, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं इसी पोर्शन में। सो दिस इज द कैपिलरिटी एक्शन माय डियर फ्रेंड। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको इसको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।